हेलो दोस्तों। तो अभी इससे पहले हमने बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल की फर्स्ट भाग की वीडियो डाल दी थी, यानी कि फर्स्ट पार्ट की वीडियो डाल दी थी। अभी सेकंड पार्ट है बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल का। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जिस टाइप के पेपर में प्रश्न आते हैं। और ध्यान रखना भाइयों, मेरा अनुमान तो ये है कि जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आज, वही पेपर में आ सकते हैं। इसमें संख्या भी नहीं बदली जाएगी, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 90 ग्राम जल में घोला गया, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 90 ग्राम जल में घोला गया, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाव का प्रश्न, पराशर दाब का प्रश्न, क्वथनांक उन्नयन वाले प्रश्न ये पेपर में अधिकांश आते हैं। तो चलो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ बोला गया 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का भार हो गया और 90 ग्राम जल में घोला गया, तो 90 ग्राम जल का भार हो गया। तो ये हो गया एथिल एल्कोहल का भार और वो हो गया 90 ग्राम जल का भार। लेकिन अगर हम पता करना चाहें कौन सा विलय है कौन सा विलायक है, तो याद रखना इनमें जो मान कम होता है वो विलय का होता है, जो ज़्यादा होता है वो विलायक का होता है। दूसरी बात यह है, ऐसे पता कर सकते हैं कि ये वाला मान कम है तो विलय का और ये अधिक है तो विलायक का हो गया। आप ऐसे पता कर सकते हैं। या फिर आप ये देखो, यहाँ बोला गया 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 90 ग्राम जल में घोला गया। किसे घोला गया? इसे। तो जिससे घोलते वो विलय होता है और जिसके अंदर घोलते वो विलायक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, एथिल एल्कोहल का भार इधर रखा 46 ग्राम, ठीक है। और जल का भार ये दे रखा है 90 ग्राम। तो प्रश्न में मोल प्रभाव निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो भार दिए, दो भार दिए जाएंगे उनको लिखना है। लिखने के बाद सबसे पहले विलय का अणुभार निकालेंगे, फिर विलायक का अणुभार निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे एथिल एल्कोहल का अणुभार। एथिल एल्कोहल तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल का अणुभार निकालते हैं परमाणु भार को जोड़ करके। तो बेटा C का परमाणु भार होता है 12, कितने C हैं? 2, तो 1 का 12 तो 2 का हो जाएगा 24 प्लस 1 H का 1 तो 5 और 1 6 H है। 1 H का परमाणु भार 1 होता है। न्यूमेरिकल में परमाणु भार की जरूरत पड़ती है, परमाणु क्रमांक की नहीं। तो 1 H का परमाणु भार 1 तो 6 का 6 हो जाएगा, प्लस O का होता 16, तो जोड़ो तो आपका 46 हो जाएगा जोड़ के, ठीक है। तो हमारे पास एथिल एल्कोहल का अणुभार आ गया 46। ऐसे हम जल का अणुभार निकालेंगे। जल का अणुभार, जल का सूत्र होता है H2O। इसका अणुभार निकालेंगे तो बेटा 1 H का परमाणु भार होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 और O का हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 18। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं एक स्टेप बता रहा हूँ। जब भी मोल प्रभाव पूछे जाए तो विलय का भार लिखो, उसका अणुभार निकाल लो, अणुभार निकालेंगे उसके सूत्र के परमाणु भार को जोड़ करके। ऐसे ही विलायक का भार और उसका अणुभार लिखेंगे। इतना काम करने के बाद में अब हम निकालेंगे दोनों के मोल, इसके भी मोल और इसके भी मोल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एथिल एल्कोहल के मोल। एथिल एल्कोहल बंद करिए। एथिल एल्कोहल के मोल, एथिल एल्कोहल की मोल। तो दोनों के भार लिखने के बाद दोनों का अणुभार निकालेंगे, फिर दोनों के निकालेंगे मोल। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं किसके? एथिल एल्कोहल के मोल। तो जिसके मोल निकालेंगे, किसी के भी मोल निकालें, मोल बराबर सूत्र होता है भार बट्टे अणुभार। मोल बराबर सूत्र क्या होता है? भार बट्टे अणुभार, ठीक है। तो किसका भार किसका अणुभार लगाएंगे, तो हम मोल किसके निकाल रहे हैं? हम मोल निकाल रहे हैं एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल के भार आएंगे और एथिल एल्कोहल के ही अणुभार आएंगे। तो एथिल एल्कोहल का भार कितना? 46 और एथिल एल्कोहल का अणुभार भी कितना आ गया? 46। तो यहाँ से आपका कितना आएगा? 1 आएगा। ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया एथिल एल्कोहल के मोल का। अब हम निकालेंगे जल के मोल।
जल के मोल, ठीक है। तो जिसके मोल निकालते हैं उसी का भार और उसी का अणुभार आएगा। जिसके मोल निकालते हैं उसी का भार उसी का अणुभार आएगा, ठीक है। तो जल के मोल निकाल रहे हैं तो जल का भार जल का अणुभार आएगा। तो जल का भार कितना दे रखा है, जल का भार दे रखा है 90 और अणुभार दे रखा है 18। तो 90/18 ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, एथिल एल्कोहल के मोल निकाल लिया और इसके मोल निकाल लिया। अब आंसर बिल्कुल सिंपल है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एथिल एल्कोहल का मूल प्रवाह। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दोनों के भार, फिर दोनों का अणुभार, फिर दोनों के निकालेंगे मोल। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। जिसके मोल निकाल रहे हैं उसी का भार उसी का अणुभार आएगा, ठीक है। अब हम जो प्रश्न पूछा उसको लिखेंगे। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो बच्चों प्रश्न में जिसका मोल प्रभाज पूछा गया है, प्रश्न में जिसका मोल प्रभाज पूछा गया है उसी के मोल रखेंगे ऊपर। तो किसका पूछा गया, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज पूछा गया। एथिल एल्कोहल के मोल आपने कितने निकाले, 1। तो ऊपर आएगा 1 और बट्टे में ये दोनों के मोल लिखेंगे, इसके भी मोल लिखेंगे और इसके भी मोल लिखेंगे, ठीक है। तो 1 + 5, 1 + 5 कैसे आया, प्रश्न में जिसका मोल प्रभाज पूछा गया उसके मोल रखेंगे ऊपर। तो किसका मोल प्रभाज पूछा गया, एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल के मोल कितने, 1। तो ऊपर 1 आएगा और बट्टे में जो मतलब जो भी होता है उन दोनों के मोल रखते हैं। एथिल एल्कोहल के भी रखेंगे और जल के भी रखेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1/6। 6 का भाग इसमें जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 10 हो जाएगा। एक बार जाएगा इसका भाग, 6 × 6 बचेंगे 4, 6 × 36, 6 × 36 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो 0.16 ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाइयों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए मैं 5-5 मिनट की वीडियो नहीं बना पाऊंगा। कारण क्या है कि इस चैप्टर में 40 न्यूमेरिकल हैं। अगर मैं 5 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा तो 5 मिनट में एक न्यूमेरिकल हो पाएगा, तो 40 वीडियो हो जाएंगी। इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी बड़ी बनेगी और आगे थ्योरी की वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को स्किप नहीं करें और ना ही वीडियो को डाउनलोड करें, पूरा देखें सही से। तो जब भी मोल प्रभाव पूछा जाएगा तो जो भी पदार्थ दिए उनके भार लिखेंगे, उनके अणुभार लिखेंगे और उनके मोल निकालेंगे, वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। हाँ जी, हेलो बच्चों, अगला प्रश्न है 6 ग्राम एसिटिक अम्ल को 72 ग्राम जल में घोला गया विलयन में, दोनों का मोल प्रभाव बताइए, ठीक है। तो मोल अंश या मोल प्रभाव एक ही बात होती है बच्चों। तो यहाँ 6 ग्राम एसिटिक अम्ल में 6 ग्राम एसिटिक अम्ल को 72 ग्राम जल में घोला गया। तो जो मान कम होता है वो विलय का होता है, जो ज़्यादा होता है वो विलायक का होता है। क्या लिखेंगे, विलय का भार, विलय का भार, यानी कि जो मान कम हो विलय का भार। अगर आप समझ नहीं पा रहे विलय विलायक तो डायरेक्ट नाम से लिख लिया करो, ठीक है। वैसे जो मान कम होता है वो विलय का होता है, जो ज़्यादा होता है वो विलायक का होता है। डायरेक्ट आप नाम से लिखो, नाम से लिखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का भार कितना, 6 ग्राम। बंद करने से एसिटिक अम्ल का भार है 6 ग्राम ये, और 72 ग्राम जल का भार हो गया 72 ग्राम, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, दोनों के भार लिखने के बाद में दोनों का अणुभार निकालते हैं। तो यहाँ निकालेंगे हम एसिटिक अम्ल का अणुभार, एसिटिक अम्ल का अणुभार, अणुभार निकालते सूत्र की सहायता से। तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो C का परमाणु भार होता है 12, एक C का, एक C ये है और एक C ये है, तो कितना हो जाएगा 24। अब एक H का होता है एक 3H और एक 4H, तो 4 हो जाएगा। अब देखो C भी हो गया और H भी हो गया, अब क्या बचा O। एक O का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस 32 जोड़ दो, जोड़ के सब 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एसिटिक अम्ल का भार और उसका अणुभार निकाल दिया। ऐसे ही हम जल का अणुभार निकालेंगे, जल का अणुभार, जल का सूत्र क्या होता है H2O। एक H का एक तो 2 का 2 हो जाएगा। अणुभार निकालते समय उनके परमाणु भार को जोड़ते हैं, एक H का परमाणु भार 1 तो 2 का 2 हो जाएगा,
और ओ का होता है 16, ये हो जाएगा आपका 18। जल का तो फिक्स होता है 18 होता है ये, ठीक है। तो चले, तो भाई दोनों के हमने बाहर लिखे, दोनों का बाहर निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब आप बताओ, अब हम दोनों के निकालेंगे मोल, एसिटिक अम्ल के भी मोल निकालेंगे, जल के भी मोल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल के मोल, मोल किसी के भी हो, भार बट्टे अणुभार सूत्र होता है, भार बट्टे अणुभार। किसके मोल निकालने जा रहे हैं, एसिटिक अम्ल के मोल निकाल रहे हैं, तो एसिटिक अम्ल का भार उसी का अणुभार आएगा। तो एसिटिक अम्ल का भार कितना है 6 और अणुभार कितना आ गया 60। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ऐसा काट लो, 6 एकम 6, 6 से कट जाएगा 10 बार, तो कितना हुआ 1/10, अर्थात क्या हो जाएगा 0.1। यहाँ पर कितना 0 1, तो 1 अंक लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 0.1, ठीक है। या फिर 10 का भाग में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के यहाँ बढ़ाएंगे 0, 10 हो जाएगा, फिर जाएगा 1 बार, तो जो हो जाएगा ऐसे करके। हाँ जी, अभी हमने एसिटिक अम्ल के मोल निकाले, भार बट्टे अणुभार। अब हम निकालेंगे जल के मोल, तो जल का भार, जल का अणुभार आएगा, जल का भार कितना है, जल का भार आपका 72 ग्राम, और जल का अणुभार कितना है, जल का अणुभार भी आपने निकाला था 18। देखो भाई, जल का भार कितना 72 और अणुभार कितना जल का 18 आपने निकाला था, अभी ये निकाला जल का अणुभार, ठीक है। तो इससे कट जाएगा आपका 4 बार, तो आपके जल के मोल आएंगे 4 और उसके आएंगे इतने, ठीक है। अब हम दोनों के मोल निकालने के बाद मुझे देखते हैं प्रश्न में किसका मोल पूछा गया। अगर प्रश्न में दोनों का पूछा गया तो ऐसे निकालेंगे, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो मैं एक का निकाल देते हैं। तो दोनों का मतलब हुआ है कि यहाँ पर हमें एसिटिक अम्ल का भी मोल प्रोवाइड निकालना है और जल का भी निकालना है। तो चलो हम पहले एसिटिक अम्ल का निकाल लेते हैं। एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कर दी। हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पर दोनों का मोल प्रभाज पूछा गया, तो दोनों का मतलब है एसिटिक अम्ल और जल। तो हम निकालते हैं एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज, तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसी का मोल रखते हैं ऊपर। तो एसिटिक अम्ल के मोल कितने आए हैं, एसिटिक अम्ल के आपने मोल निकाले हैं, ये मोल निकाल गए एसिटिक अम्ल के 0.1, तो यहाँ आएगा 0.1, और बट्टे में ये दोनों मोल लिखे जाते हैं एसिटिक अम्ल के और जो भी दूसरा विलयन दी रखा है उसके, यानी दोनों के मोल लिखे जाएंगे। तो 4 और 0.1, ये हो जाएगा आपका 0.1, और इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4.1 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1 बट्टे बचेगा 41, इसका इसमें भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के यहाँ बढ़ाएंगे 0, इसका इसमें लगाएंगे भाग तो कितना हो जाएगा, मतलब इसका इसमें भाग जाएगा तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के बढ़ा लीजिए 0, लेकिन भाग तो अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि वो 10 है, तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। अब इसका इसमें भाग जाएगा 2 बार, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। सारे हेलो दोस्तों, तो हमने अभी एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज निकाल लिया। अब हम निकालने आ रहे जल का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो जब जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो जल के मोल कितने आए हैं 4, तो ऊपर रहेगा 4 और बट्टे में दोनों मोल आएंगे ये वाले, ठीक है, जैसे यहाँ पे आए वैसे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज निकालना, जल का मोल प्रभाज किसका, जल का। तो जल के मोल कितने आते 4 और बट्टे में दोनों मोल आएंगे ये वाले 4 + 0.1, जो ये हो जाएगा 4/4.1, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40/41, ठीक है। अब बेटा इसका से भाग तो जाएगा नहीं, 41 ज़्यादा होते कम होते तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट लगा के बढ़ाएंगे 0,
ठीक है। अब इसका हम भाग लगाएंगे। अब सुनो, अगर यहाँ 40 ही होता तो 4 इसका भाग समझ आता 10 बार, लेकिन एक होने की वजह से भाग एक कम बार जाएगा, तो 10 बार नहीं फिर 9 बार जाएगा। इसका भाग जाएगा आपका 9 बार। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने एक टाइप के 2 सवाल करा दिए मूल प्रवाज के, तो अगर समय में नहीं आता तो आप दोबारा देख लें। अब अगले टाइप के सवाल कराने जा रहे हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब अगले टाइप का प्रश्न है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन होता है मतलब ताप में वृद्धि, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन मीन्स वृद्धि, और क्वथनांक मतलब तो ताप, ताप में वृद्धि इतनी डिग्री सेल्सियस की हुई, 0.3 यानी कि 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखो इसमें क्या कर दिया, पहले वो निकालते हैं, लिखते हैं। तो 12 ग्राम ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मान कम होता है वो विलय का भार होता है, जो ज़्यादा होता है वो विलय का भार होता है। तो बेटा ये विलय का भार, विलय के भार को दर्शाते स्मॉल डब्ल्यू से, छोटे मान को छोटे डब्ल्यू से, ज़्यादा को बड़े डब्ल्यू से। तो 12 ग्राम। अभी आपका बचा कैपिटल डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम। ठीक है, घोलने पर क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन इसे करते हैं डेल्टा टी से प्रदर्शित। ठीक है, तो ये आपका दे रखा 0.34 डिग्री सेल्सियस। इस चैप्टर के मैंने सूत्र डाल रखे हैं, तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर के सूत्र नहीं देखे हैं तो एक बार सूत्र को देख लो, तभी न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। अभी भी आ जाएगा, आप लोग देखे ढंग से, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान होगा। जो मान कम होता है वो स्मॉल डब्ल्यू का, जो ज़्यादा होता है वो कैपिटल डब्ल्यू का होता है। फिर कह रहा है घोलने पर क्वथनांक में इतने की वृद्धि हुई, तो क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टी से दर्शाते हैं। ये हो गया। कह रहा जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक गणना कीजिए। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये बेटा होता है केवी, इसका मान निकालना। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको सूत्र में ई वाली हेडिंग डलवा के सूत्र लिखाया था। तो सूत्र ये था आपका m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। ये होता है बेटा सूत्र। ठीक है, अब देखो आपको के बी का मान निकालना है। आपके पास डेल्टा टी का मान है, स्मॉल डब्ल्यू का, इसका भी है, लेकिन आपके पास में m का मान नहीं है। अब किसी सूत्र में एक बार में एक ही मान को निकाल सकते हो। तो बेटा के बी का मान निकालना तो हमें m का मान पता होना चाहिए। तो बेटा ये m होता है, वो होता है विलय का अणुभार। तो विलय का भार दे रखा, अब हम इसी का निकालेंगे अणुभार, तो वो आपका m का मान हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी प्रश्न में m का मान नहीं दे, स्मॉल m होता है विलय का अणुभार। तो विलय पदार्थ का ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे विलय का अणुभार, और वो दर्शाते m से। तो इसका सूत्र होता है ग्लूकोज का C6H12O6। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक हो रहा होता 12, एक का कितने कार्बन है 6, तो 12 6 72, एक H का 12 तो 12 का 12, O का होता 16, 16 6 96, इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 180। ये आपका आएगा 180 लगाएंगे, तो ये वाला मान कितना आ गया आपका, ये वाला मान आपका आ गया 180। ठीक है, और ये आपका 1000। के बी का मान तो आपको निकालना ही है, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बी का मान। स्मॉल डब्ल्यू का मान दे रखा 12 ग्राम, और इसका मान दे रखा 100 ग्राम। डेल्टा टी का मान आपका आ गया 0.34। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है देखो इस पॉइंट को हटाने पर 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद में इसका मान लगाएंगे स्मॉल डब्ल्यू का 12 ग्राम, ये होता 12 ग्राम। ठीक है, अब देखो बच्चों काटेंगे हम, तो 2 से काटेंगे कटेगा 6 बार, और 2 से काटेंगे तो कटेगा 17 बार, 17 दूनी 34। ठीक है, अब सुनो, ऐसा रूल होता है कि बराबर में ऊपर संख्या से ऊपर काट सकते, नीचे से नीचे ऐसा काट सकते बराबर में, तो 0 से 0 कट जाएगा। बराबर में एक रूल होता है कि ऊपर संख्या ऊपर काट सकते, नीचे नीचे काट सकते बराबर में, ऐसे भी। थोड़ा दोबारा समझ लो काट पीट कैसे की। तो देखो बच्चों इस मान जब इस पॉइंट को उठाएं तो ऊपर 2 जीरो जाएंगे। ठीक है,
और 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 0 से 0 काट देंगे, ऊपर से ऊपर संख्या काट सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हम इसे 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 17 बार ये, और 2 से कटेगा आपका 6 बार, ठीक है। ये काट दिया। देखो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, और 6 से संख्या कटेगी 3 बार, 6 3 18। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऐसे बराबर में, नीचे से नीचे काट सकते हैं बराबर, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। अब देखो अब यहाँ बचा के बी, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा के बी और बचा 100, और ये बचा 17, नीचे का बचा 17 और यहाँ बचा। तो आप जब इसके नीचे एक माने गुणा करोगे तो 17 का गुणा इसमें 3 में होगा। जब इसके नीचे आप एक मानोगे और कैसे गुणा करोगे तो 17 गुणा किसमें होगा, 3 का होगा। तो क्या 17 51, तो 51 हो जाएगा, और जो आपका हो जाएगा 100 के बी। तो ऐसे हो जाएगा 100 के बी बराबर, एक तरफ क्या आएगा 51, एक तरफ आएगा 51। देखो 17 या 51 एक तरफ हो जाएगा, और इसका गुणा ऐसे करेंगे तो के बी इंटू 100 हो जाएगा। हमें मान निकालना के बी को, तो ये बट्टे में चला जाएगा आपका, ठीक है। जी का हो जाएगा आपका बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा के बी बराबर 51 बट्टे 00, अर्थात 2 जीरो है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। हुआ? मैं सवाल लिख लूँगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में घोला गया, जिससे विलयन का क्वथनांक। अभी जो पीछे सवाल कराया था उसी टाइप का सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ बोला गया है विलयन का क्वथनांक, और उसमें दे रखा था क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि, और यहाँ बोला गया विलयन का क्वथनांक। तो यहाँ पूरे विलयन का दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है पूरे विलयन का, वहाँ था क्वथनांक में वृद्धि उन्नयन, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन विलयन का क्वथनांक कितना है पाया गया। यदि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये लिखा मोल इनवर्स है। तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो जब भी ये वाली बात आएगी मोलर उन्नयन स्थिरांक की, जब भी प्रश्न में मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात बोली जाएगी तो आपको सूत्र ये लगाना पड़ेगा जो ये लगाया था मैंने, स्मॉल m बराबर, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया वो, ठीक है। तो देखो ये दे रखा विलय का भार, ये दे रखा 9 ग्राम ग्लूकोज। तो जो मान कम होता है वो किसका होता है, विलय का भार होता है। तो कितना दे रखा है 12 ग्राम, सॉरी 9 ग्राम, ठीक है। ये आपका दे रखा है 9 ग्राम। तो जो मान कम होता है वो विलय का होता है, अर्थात वो स्मॉल w का होता है। और ये दे रखा 200 ग्राम जल, जो मान ज़्यादा होता है वो होता है आपका कैपिटल W का। घोलने पर विलयन का क्वथनांक, ये किसका दे रखा विलयन का क्वथनांक। और आपको निकालना क्या होगा क्वथनांक उन्नयन, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन। आपको चाहिए क्वथनांक उन्नयन, ये होता है डेल्टा टी। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस करेंगे 100। ये 100 कहाँ से आया, तो बेटा यहाँ दे रखा विलयन का क्वथनांक। तो विलयन में क्या होगा, जल भी होगा और ये ग्लूकोज भी होगा। तो जल का क्वथनांक कितना होता है 100, जल का तो आप जानते हैं क्वथनांक 100 होता है। तो 100 इसमें से अगर घटा देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा जो ग्लूकोज था, मतलब उसका वृद्धि कितनी हुई वो आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी बोल दे विलयन का क्वथनांक, जब भी विलयन का बोल दे तो उसमें से हमेशा 100 घटा लेंगे, 100 घटा लेंगे, और जो लास्ट बचे वही लगाना है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो, जब भी बोलते विलयन का क्वथनांक तो पॉइंट में जितना अधिक दिया वही आपको लगाना है। तो घटाना कितना, जितना उससे पहले लिखा वो घटाना है, ठीक है। तो हाँ, जब भी पॉइंट में 100 से दे दे 200 दे दे जितना भी दे दे तो पॉइंट वाला ही लगेगा, कभी आगे वाला नहीं लगे तो आगे वाले को घटाना पड़ेगा। तो आगे क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे जल बोला गया, तो जल का क्वथनांक तो 100 होता है ना, तो 100 घटा लेंगे तो हमारे पास पता चल रहा है कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये था आपका 100.36 माइनस में करेंगे 100, तो आपका आएगा 0.36 डिग्री सेल्सियस, इतना मान लगाना आपको, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये होता है आपका के बी का भी लिखा था मैंने, के बी का मान कितना हो गया 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है।
ये होता है मोलर 19 तरह से केवी से दर्शाते हैं। केवी का मान इतना हो गया, ये मात्रक होता है इसका। तो कई बार विकल्प में मात्रक पूछा गया तो आप मात्रक भी याद रख लें इसका, ठीक है। अब बेटा आपसे पूछा गया पदार्थ का अणुभार। अणुभार होता है एम। अणुभार क्या होता है? एम। आपको एम का मान निकालना है। आपको क्या करना है? एम का मान निकालना है, ठीक है। एम का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो सूत्र क्या लगेगा? सूत्र ये होता है आपका एम बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टी। जहाँ समय में नहीं है आप वीडियो पीछे कर देख लेना, ठीक है। तो चलो आइए, 1000 के बी का मान कितना दे रखा सवाल में? ये दे रखा 0.52। स्मॉल डब्लू का मान कितना दे रखा है? 9 ग्राम। और ये आपका इसका मान दे रखा 200, ठीक है। और डेल्टा टी का मान ये आ गया 0.36। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये ध्यान से समझ लो, ठीक है। 9 एकम 9, 9 से कटेगा 4 बार, ठीक है। 9 एकम 9, 9 से कटेगा 4 बार। आ रही बेटी पूरा इसमें 4 से कटेगा 4 एकम 4 एक बार, और 4 से कट जाएगा ये 13 बार। 13 चौक 52 होता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 13 और 10 यानी 130। और बच्चे में कितना बचेगा? यहाँ पे मात्र केवल 2 का भाग लगा ले, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65। तो बेटा आपको एम का मान पूछा था।